तो स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी। ठीक है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा थ्योरी का क्लास है वह है चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, यानी कि आज का जो हमारा थ्योरी का क्लास रहेगा वह रहेगा कंप्यूटर का उद्भव और विकास से। ठीक है, तो देखते हैं कंप्यूटर का उद्भव और विकास में किस तरह के टॉपिक रहते हैं और किस तरह से एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला टॉपिक जो है, ठीक है, वह क्या कह रहा है। तो हमारा आज का पहला टॉपिक कह रहा है कि कंप्यूटर का विकास। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे आज कंप्यूटर के विकास के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं अबेकस से। ठीक है, तो यह एक प्राचीन गणना यंत्र है। ठीक है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। ठीक है, इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। इसमें तारों वायर्स जो होता है उसमें गोलाकार मन के बीट्स पिरोई जाती है। ठीक है, जो कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं। ये जो है तार में ये लाल पीला ये ब्लू ये सब पिरोए रहता है। ठीक है, जिसकी सहायता से गणना को आसान बनाया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा प्राचीन काल में अबेकस का जो यूज करते थे हम लोग, वो था। ठीक है, अब हमारा दूसरा आता है पास्कलाइन। ठीक है, तो फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन, ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ व घटा सकती थी, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा गया है। ठीक है, यानी कि पास्कलाइन को हम लोग एडिंग मशीन भी बोलते हैं। यही हमारा पास्कलाइन है और इसी से हम लोग सिर्फ जोड़ और घटा सकते थे। ठीक है, ये सारे इसके फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो ये होता क्या है, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो चलिए, ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिकल इंजन बनाया, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जोड़ घटा गुना भाग कर सकती थी। एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जा सकता है। ठीक है, लेडी एडा अंगास्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। जी हाँ, लेडी एडा अंगास्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। ये प्रश्न पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, जो एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम किसने डाला था, लेडी एडा अगास्टा ने। अतः उन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। ठीक है, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर जो है वह लेडी एडा अगास्टा को बोला जाता है। उन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का भी श्रेय है। ठीक है, चलिए, क्या आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सेंसर टेबुलेटर के बारे में। ठीक है, तो 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ, ठीक है, हरमन होलेरिथ ने इस विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार किया था, जो आप लोग चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। ठीक है, इन्हें कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड है, जिसमें पंच कार्ड द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता था। पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डाटा को पढ़ा जाता था। ठीक है,
पढ़ा जाता था। कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने से पहले पंच कार्ड का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ा बुनने की मशीनों को नियंत्रित करने में किया जाता था। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है टेक्सटाइल उद्योगों में भी है, कपड़ा बुनने की मशीनों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। ठीक है, चलिए मार्क फर्स्ट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो 1937 से 1944 के बीच IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया गया। इसे मार्क फर्स्ट नाम दिया गया। ठीक है, चलिए ABC के बारे में हम लोग जानते हैं, एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में फॉर्म में ABC भी बोलते हैं। तो 1939 में जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इन्हीं के नाम पर इसे ABC नाम दिया गया। ठीक है, यही हमारा एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा होता था। चलिए ENIAC के बारे में हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये ENIAC का पूरा फॉर्म है, ENIAC। ठीक है, चलिए 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने समान कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे ENIAC नाम दिया गया। ठीक है, IDVAC। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था। इससे निपटने के लिए वान न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा IDVAC का विकास हुआ। तो ये हमारा जो है IDVAC का है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग चित्र में जो किस तरह का ये होता था। ठीक है, चलिए क्या आप जानते हैं आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन, ठीक है, का है, जिन्हें डाटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। जी हाँ, हमारा अगला जो है टॉपिक वह है यूनिवैक। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये जो है हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ये जो आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक है, यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक 1 का निर्माण 1954 में GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने किया। ठीक है, यानी कि ये जो कंप्यूटर था यूनिवैक वेब, ठीक है, इसका उपयोग व्यापारिक और अन्य कार्यों में किया जाता था। ठीक है, ज़्यादातर व्यापार के कार्यों में इसका उपयोग लिया जाता था। चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 के निर्माण ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे छोटे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन तथा AMD वर्तमान में कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर उत्पाद ब्रांड है। ठीक है, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का चित्र है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लें इसको। इसी तरह का हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल का होता है वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए एप्पल सेकेंड के बारे में हम लोग जानते हैं। एप्पल सेकेंड क्या होता है, तो 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर यानी फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया, जिसे एप्पल सेकेंड नाम दिया गया। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर।
ठीक है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण में हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर को हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर अलग बांटा गया है, ठीक है। कार्य पद्धति के आधार पर अलग बांटा गया है, आकार और कार्य के आधार पर अलग बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं पहले हार्डवेयर के आधार पर, ठीक है। तो इसमें पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आते हैं, ठीक है। और कार्य पद्धति के आधार पर जो है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर रहता है। और आकार के आधार पर भी हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर और भी कंप्यूटर रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वह हमारा 1942 से 1955 तक था, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो हमारा था वह 1942 से 1955 तक के बीच में था, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, जिसे वॉल्व भी कहा जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किया जाता था। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया गया, ठीक है। यही हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो है इसी का वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, इसी तरह के होते थे, ठीक है। चलिए डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया गया, ठीक है। कंप्यूटर का गणना समय या गति मिली सेकेंड, ठीक है, में की जाती है। चलिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया गया, ठीक है। यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग जो है अनुसंधान और सैन्य कार्यों में किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो है ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत वाले थे, ठीक है। इनकी भंडारण क्षमता कम तथा गति मंद थी। इनमें त्रुटि होने की संभावना भी अधिक रहती थी, अतः इनका संचालन एक खर्चीला काम था, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न कराने के लिए इन्हें वातानुकूलित वातावरण में रखना पड़ता था, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ENIAC, यूनिवैक तथा IBM के मार्क 1 इसके उदाहरण हैं, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा असेंबली लैंग्वेज के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया था, ठीक है। यानी कि प्रथम जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज लिखना, ठीक है, कुछ आसान हो गया था। किसके कारण? डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा, ठीक है। चलिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं और इसका जो टाइम पीरियड था यह था 1955 से 1964, ठीक है। सेकेंड जनरेशन जो था कंप्यूटर का वह था 1955 से 1964, ठीक है। चलिए इसके 1955 और 1964 के बीच के कार्यकाल को जानते हैं, जो इसमें क्या क्या यूज होता था उस समय, ठीक है। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत वाले होते थे, ठीक है। चलिए कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में तैयार किया गया। असेंबली भाषा में प्रयोग लिखने के लिए निमानिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है, जो याद रखने में सरल होते हैं, अतः असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है। जी हाँ, सेकेंड जनरेशन में जो है हम लोग सॉफ्टवेयर जो है उच्च स्तरीय सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने लगे थे, ठीक है, जो कि याद रखने में भी काफ़ी सरल होता था। चलिए हमारा अगला जो
टॉपिक है वह कह रहा है कि डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरणों जैसे मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रयोग आरंभ हुआ। इससे भंडारण क्षमता तथा कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। ठीक है, ये सभी हमारा सेकेंड जनरेशन में ही हो चुका था। चलिए, कंप्यूटर के प्रोसेस करने की गति तीव्र हुई, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ही, जिसे अब हम लोग माइक्रो सेकेंड में माप सकते हैं। ठीक है, व्यवसाय तथा उद्योगों में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हो गया था सेकेंड जनरेशन से ही। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ भी है जो सेकेंड जनरेशन में ही हो गया था। और सॉफ्टवेयर में कोबोल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फोर्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM द्वारा किया गया। इससे प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। ठीक है, यानी कि सेकेंड जनरेशन में ही जो है फोर्ट्रॉन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास हो गया था। ठीक है, चलिए, क्या आप जानते हैं ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैबोरेटरीज के जॉन वार्डिन, विलियम शाकले तथा वाल्टर ब्रेटन ने किया। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। ठीक है, चलिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या चेंज हुए थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC का प्रयोग आरंभ हुआ। ठीक है, यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे, जिससे कंप्यूटर का लघुरूपण संभव हो सका। SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तथा बाद में MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, जिसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक तथा संधारित्र का निर्माण संभव हुआ। ठीक है, चलिए, हमारा सेकेंड जनरेशन में जो अगला चेंज हुआ वह था इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में क्रमशः कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। कीबोर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश डालना आसान हो गया। ठीक है, यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोगों ने कीबोर्ड का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, ये भी हमारा तीसरा जनरेशन में ही हुआ। ठीक है, यानी कि सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरणों का विकास जो है वह भी हमारा तीसरा जनरेशन में ही हुआ, यानी कि थर्ड जनरेशन में। रैम के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि भी हुई। ठीक है, वो भी तीसरे जनरेशन में ही। कंप्यूटर का गणना समय नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा, इससे कंप्यूटर के कार्य क्षमता में तेजी आई। जी हाँ, थर्ड जनरेशन में हम लोग कंप्यूटर का गणना जो है नैनो सेकेंड में करने लगे थे। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर के व्यावसायिक व व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हो गया था थर्ड जनरेशन से ही। ठीक है, थर्ड जनरेशन में उच्च स्तरीय भाषा में PL, ठीक है, पास्कल तथा बेसिक का भी विकास हो गया था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भी थर्ड जनरेशन में ही हुआ था। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हो गई थी, इससे उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता था। जी हाँ, थर्ड जनरेशन में जो है हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सभी अलग अलग मिलने लगा था, जैसे कीबोर्ड अलग से, माउस अलग से, ये सारी सुविधाएं मिलने लगी थी। ठीक है, 1965 में DEC यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर 8 का विकास किया गया था थर्ड जनरेशन में ही। ठीक है, क्या आप लोग जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास यानी कि IC का विकास 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। सिलिकॉन की तरह, ठीक है, सिलिकॉन की सतह पर बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया।
ये चिप अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर पदार्थ SI तथा या जर्मेनियम जी के बने होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में देखेंगे, जो चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या क्या चेंज हुए थे। इसका जो समय था वह था 1975 से 1989 के बीच में चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो कार्यकाल था। ठीक है, चलिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। ठीक है, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। ठीक है, कंप्यूटर का गणना समय पिको सेकंड में मापा जाने लगा। जी हाँ, पिको सेकंड में जो है कंप्यूटर का गणना चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मापा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटरों का विकास हुआ। ठीक है, ये सभी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ही हुआ। मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्यों को संपन्न करने में किया जाने लगा। ठीक है, चलिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का विकास M.E. हॉफ ने 1971 में किया। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि से कार्य अत्यंत तीव्र हो गया। ठीक है, उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन वैन का विकास हुआ। ठीक है, समानांतर कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, चौथी पीढ़ी में जो अगला विकास हुआ था वह 1981 में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे PC कहा गया। ठीक है, अगला जो चौथी पीढ़ी में काम हुआ था कंप्यूटर में हुआ था सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जिसको हम लोग GUI भी शॉर्टकट में बोलते हैं, के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। ठीक है, ये ग्राफिक के विकास ने। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भी चौथी पीढ़ी में ही हुआ था। ठीक है, चलिए उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा का विकास हुआ, जिससे प्रोग्रामिंग सरल था। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। मूर के नियम, ठीक है, के अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप के उपकरणों की संख्या दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा है ULSI में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रोचक तत्व थे जो जानकारी हम लोगों ने आपके साथ शेयर की। ठीक है, चलिए हम लोग पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में के बारे में जानेंगे। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का जो कार्यकाल है वह है 1989 से अभी तक, यानी कि अभी 2022 चल रहा है, तो 1989 से 2022 तक का जो कार्यकाल है वह पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का ही कार्यकाल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किन किन चीज़ों का विकास होने लगा था। ठीक है, तो ULSI जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ था। ठीक है, इससे अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटरों का विकास हुआ, जिसकी गणना क्षमता अत्यंत तीव्र तथा अधिक है। ठीक है, मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के लिए भरपूर उपयोग किया जाने लगा। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास ने सूचनाओं के आदान प्रदान तथा एक दूसरे से संपर्क करने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव बनाया। ठीक है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD तथा ब्लू रे डिस्क का विकास हुआ, जिनकी निजी भंडारण क्षमता अत्यंत उच्च थी। दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास भी पाँचवीं पीढ़ी में ही हुआ था।
सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा का विकास भी 5वीं पीढ़ी के में ही हुआ। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने के प्रयास चल रहे हैं ताकि कंप्यूटर परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं निर्णय ले सके। आवाज़ को पहचानने तथा रोबोट निर्माण में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। मैग्नेटिक बबल मेमोरी, तो मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है। पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी ने कंप्यूटर को जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया है। ठीक है। चलिए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया। जी हाँ। चलिए अगली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो पहला जो है हमारा उसमें नैनो कंप्यूटर है। ठीक है। नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनोमीटर, ठीक है, यानी 1×10⁻⁻9 मीटर तक हो सकता है के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग अब क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ये जो हमारा पिक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा क्वांटम कंप्यूटर है। विद्युत किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं, इस कारण इन्हें एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले छोटे और तीव्र गति वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास चल रहा है। ठीक है। इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बिट में मापा जाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में इसे क्यूबिट में मापा जाता है। ठीक है। डीएनए कंप्यूटर, चलिए डीएनए कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो ये जो हमारा है ये डीएनए कंप्यूटर का उदाहरण है। इसमें जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जा सकता है। इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए केमिकल कंप्यूटर के बारे में जानते हैं हम लोग। इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों व सांद्रता का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। ये हमारा केमिकल कंप्यूटर है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग टेक्नोलॉजी, तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, तकनीक के आधार पर हम लोग कंप्यूटर को 3 भागों में बांटे हैं। हमारा पहला जो है वह है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर हमारा ऐसा दिखता था जैसा आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं, जैसे तापक्रम, दबाव, विद्युत वोल्टेज आदि। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर अब प्रचलन से बाहर हो गए हैं। ठीक है। क्योंकि यह बड़ा था और इसमें बहुत सारा प्रोसेस भी था। ठीक है। एक साधारण घड़ी, ठीक है, वाहन का गति मीटर, वोल्टमीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है। यानी कि घड़ी और वाहन का जो किसी भी गाड़ी में जो देखते हैं आप लोग मीटर जो लगा रहता है वो सभी हमारे एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है। इसी तरह का हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है। चलिए हमारा दूसरा जो है कंप्यूटर वह है डिजिटल कंप्यूटर। ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, ये जो दिख रहा है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना के लिए द्विआधारी अंक बाइनरी सिस्टम 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा का निरूपण बाइनरी रूप में किया जाता है। इसकी गति तीव्र होती है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं। इनमें आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है।
ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर हो गया। चलिए हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। जो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इस तरह का हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र व विज्ञान आदि में किया जाता है। ठीक है। चलिए आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकरण हम लोग कंप्यूटर का जो करेंगे, तो उसमें हम लोग आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर में बांटा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट, लैपटॉप, वर्क स्टेशन तथा पॉमटम आदि माइक्रो कंप्यूटर के ही विभिन्न रूप हैं। ठीक है। चलिए हम लोग कुछ, ठीक है, आकार के आधार पर जो भी कंप्यूटर है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है। तो ये जो आप लोग फिगर देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक उदाहरण है। ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में मुख्यतः कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है, जो सभी डाटा और अनुदेशों को स्टोर करता है। उपयोगकर्ता डंब टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ता है तथा केंद्रीय डाटाबेस और प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग करता है। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। इनकी डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है तथा डाटा प्रोसेस करने की गति तीव्र होती है। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़कर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं, अतः इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 2 या अधिक माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाती है। इनमें सामान्यतः 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंक, रेलवे, आरक्षण, रक्षा, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। चलिए मिनी कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा ये डिस्प्ले पे शो हो रहा है, ये हमारा मिनी कंप्यूटर है। ठीक है। ये इसका देख रहे हैं, ये इसका डिस्प्ले है। ठीक है, जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, और ये इसका लिखने वाला कीबोर्ड है। चलिए देखते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में हम लोग। तो ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे, जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसका आविष्कार 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, अतः संसाधनों का साझा उपयोग होता है। ठीक है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है। एम्बेडेड कंप्यूटर, ये जो हमारा दिख रहा है, यह हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर है। ठीक है। चलिए एम्बेडेड कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। किसी उपकरण जैसे टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि से जुड़ा छोटा कंप्यूटर, जिसे किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड चिप के रूप में होता है, जो उस उपकरण के कार्य को सरल बनाता है। ठीक है। हमारा अगला जो है वह है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। तो ये सभी हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। चलिए माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास जो है 1970 से प्रारंभ हुआ, जब CPU से माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने
किया। ठीक है, इसमें 8 से 8, 16, 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ठीक है ULI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई है, जबकि क्षमता कई गुना बढ़ गई है। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को हर क्षेत्र में पहुंचा दिया है। कई माइक्रो कंप्यूटर को संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़कर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जा सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक कंप्यूटर, टैबलेट तथा स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के ही विभिन्न रूप हैं। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि अनगिनत क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ये जो है हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है वह है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, चलिए पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। आजकल प्रयुक्त होने वाले पीसी वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर तथा सिस्टम यूनिट होते हैं। सिस्टम यूनिट में CPU, मेमोरी तथा अन्य हार्डवेयर होते हैं। यह छोटे आकार का सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया कंप्यूटर है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति यानी कि सिंगल यूजर कार्य कर सकता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर सिंगल यूजर के लिए होता है, इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने की क्षमता वाला मल्टीटास्किंग होता है। पीसी को टेलीफोन और मॉडेम की सहायता से आपस में या इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, कुछ प्रमुख पीसी निर्माता कंपनी हैं जैसे कि IBM हो गया, लेनोवो हो गया, एप्पल हो गया, कॉम्पैक हो गया, HCL हो गया, HP हो गया। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग जो है घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, डाटा संग्रहण, प्रकाशन आदि क्षेत्रों में किया जा रहा है। ठीक है, पीसी का विकास जो है 1981 में हुआ, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया। ठीक है, यानी कि 8088 का प्रयोग किया गया। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर उसकी क्षमता बढ़ाई गई तथा इसे PCXT, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। 1984 में नए माइक्रो प्रोसेसर 80 से बने पीसी को PC80 पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। वर्तमान पीढ़ी के सभी पर्सनल कंप्यूटर को PC80 ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग वर्क स्टेशन के बारे में जानेंगे। जो वर्क स्टेशन होता क्या है। ठीक है, तो वर्क स्टेशन जो है यह एक शक्तिशाली पीसी है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता वाले विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में वास्तविक परिस्थितियों को उत्पन्न कर उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला जो है नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है, तो देखते हैं नोटबुक या लैपटॉप ये टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। तो यह नोटबुक के आकार का एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे ब्रीफकेस में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं मौजूद रहती है। चूँकि इसका उपयोग गोद यानी कि लैप पर रखकर किया जाता है, अतः इसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, लैपटॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको गोद में रखकर भी चलाया जाता है। लैपटॉप का विकास एडम ऑसबर्न द्वारा 1981 में किया गया था। ठीक है, इसमें एक मुड़ने योग्य LCD मॉनिटर, कीबोर्ड, टच पैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD, DVD ड्राइव और अन्य पोर्ट रहते हैं। विद्युत के बगैर कार्य कर सकने के लिए इसमें चार्ज की जाने वाली बैटरी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः लैपटॉप में लिथियम आयरन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इसे इंटरनेट द्वारा भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, नेटबुक, चलिए नेटबुक के बारे में हम लोग जानते हैं।
यह नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया जाता है। नेटबुक का आकार व वजन लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है तथा प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। नेटबुक शब्द की उत्पत्ति इंटरनेट तथा नोटबुक शब्द के मिलने से हुआ है। नेटबुक द्वारा इंटरनेट से जुड़ने, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर सर्फिंग करने, ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने, सोशल मीडिया का प्रयोग करने, वीडियो तथा ऑडियो फाइल अपलोड या डाउनलोड करने आदि का काम आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग टैबलेट कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। टैबलेट एक छोटा कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड या माउस का प्रयोग नहीं होता। इसमें इनपुट के लिए स्टाइल्स पेन या टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग होता है। जैसा कि आप लोग हमारे डिस्प्ले पे ये देख सकते हैं, टच के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे आईपैड वगैरह में किया जाता है। ठीक है, या टैबलेट वगैरह में। टैबलेट में डाटा डालने के लिए वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसे वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग स्मार्टफोन की तरह भी किया जा सकता है। ठीक है, चूँकि टैबलेट कंप्यूटर का प्रयोग हाथ में रखकर किया जा सकता है। ठीक है, अतः इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। जी हाँ, आप लोग के एग्ज़ाम में कभी कभी प्रश्न भी आते हैं कि हैंड हेल्ड कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो हम लोग जो है, ठीक है, टैबलेट कंप्यूटर को ही हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं। एप्पल कंपनी का आईपैड टैबलेट कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग पॉमटम के बारे में जानेंगे। जो यह क्या होता है, तो ये हमारा पॉमटम का चित्र है। ठीक है, ये इसी तरह का रहता था पहले। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हाथ में रखकर कार्य किया जा सकता है। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जा सकता है। कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज़ द्वारा इनपुट का कार्य लिया जाता है। पीडीए, ठीक है, पीडीए भी एक छोटा कंप्यूटर है जिसे नेटवर्क से जोड़कर अनेक कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, इसे फ़ोन की तरह भी व्यवहार किया जा सकता है। यही हमारा पॉमटम है। ठीक है, चलिए हम लोग अब स्मार्टफ़ोन के बारे में जानेंगे। जो स्मार्टफ़ोन क्या होता है, तो स्मार्टफ़ोन एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएं मौजूद रहती है। इसमें डाटा इनपुट के लिए टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये सारे जो हमारा देख रहे हैं ये सभी स्मार्टफ़ोन के पिक्चर हैं। ठीक है, चलिए टैबलेट या पीडीए एक कंप्यूटर है जिसका प्रयोग वैकल्पिक फ़ोन की तरह भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ स्मार्टफ़ोन मुख्यतः एक फ़ोन है जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग के कुछ कार्यों तथा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, स्मार्टफ़ोन का उपयोग एक हाथ से किया जा सकता है जबकि टैबलेट या पीडीए को दोनों हाथों से चलाना पड़ता है। स्मार्टफ़ोन, टैबलेट तथा पीडीए हैंड हेल्ड डिवाइस कहलाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट तथा पीडीए में अंतर। ठीक है, तो देखते हैं जो इन सभी में क्या अंतर है। डिफरेंट बिटवीन लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट एंड पीडीए। ठीक है, तो कंप्यूटर तकनीक में हो रहे विकास और उपकरणों के आकार में आई कमी ने इन उपकरणों के बीच के अंतर को कम किया है। इन उपकरणों के बीच एक रेखा पाना अत्यंत कठिन है। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर का मोबाइल संस्करण है। ठीक है, इसमें कीबोर्ड, माउस तथा स्पीकर उपकरण के साथ ही बना होता है। इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर की सभी विशेषताएं रहती है, हालांकि प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। नोटबुक लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है। इसका वजन अपेक्षाकृत कम होता है तथा इसे साथ में लेकर घूमना आसान होता है। इसके मॉनिटर स्क्रीन का आकार 12 से 15 इंच तक हो सकता है। ठीक है, चलिए
नेटबुक कंप्यूटर को मुख्यतः गतिमान अवस्था में इंटरनेट तथा उससे जुड़ी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता की अपेक्षा नेटवर्क स्पीड पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके मॉनिटर स्क्रीन का आकार 10 से 14 इंच तक हो सकता है। नेटबुक में सामान्यतः ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं होता। टैबलेट कंप्यूटर में कीबोर्ड तथा माउस का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, टैबलेट कंप्यूटर में जो है कीबोर्ड और माउस का प्रयोग नहीं होता है। डाटा तथा निर्देश डालने के लिए स्टाइल्स या टच स्क्रीन तथा वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। लैपटॉप, नोटबुक तथा नेटबुक का प्रयोग गोद में रखकर किया जाता है, जबकि टैबलेट कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन का प्रयोग हाथ में पकड़कर किया जाता है। ठीक है, चलिए सुपर कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे। जो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, तो ये जो हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमारा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता मेमोरी वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है। सुपर कंप्यूटर पर अनेक उपयोगकर्ता एक साथ काम करते हैं, अतः इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है। जी हाँ, सुपर कंप्यूटर को हम लोग मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर विश्व में सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, में की जाती है। यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट का तात्पर्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए गए किसी भी कार्य से है जिसमें भिन्न संख्याएं, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर भी शामिल हो। वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स में, ठीक है, मापी जा रही है, यानी कि एक पेटाफ्लॉप्स बराबर 10 के पावर -15 फ्लॉप्स होते हैं। ठीक है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है। ठीक है, जिसकी स्थापना सैमुअल क्रे ने की थी। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सैमुअल क्रे के सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए सुपर कंप्यूटर के उपयोग हम लोग जान लेते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे वैज्ञानिक और तकनीक क्षेत्र में, अनुसंधान और डिजाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल के भंडारों का पता लगाने के लिए, वायुयान और ऑटोमोबाइल उद्योग में डिजाइन तैयार करने में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम विज्ञान में मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, रक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के सब क्रिटिकल परीक्षण करने में आदि। ठीक है, इन सभी चीज़ों में इनका उपयोग किया जाता है। चलिए भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में, सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा किया गया है। परम 8000 CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। ठीक है, इसके निर्माण का श्रेय CDAC के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2003 में किया गया जिसकी गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप्स, ठीक है, यानी 1 टेराफ्लॉप्स बराबर 10 के पावर 12, यानी 1 खरब गणना प्रति सेकेंड थी। ठीक है, परम युवा सेकेंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया गया जो CDAC द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसकी गणना क्षमता 500 टेराफ्लॉप्स है। इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 5 देशों अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास ही उपलब्ध है। ठीक है, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्फ, ठीक है, मुंबई द्वारा किया गया।
पेश जो है पेश सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है अनुराग हैदराबाद द्वारा DRDO, ठीक है, DRDO के लिए किया गया। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास नाल, ठीक है, नेशनल, ठीक है, नाल द्वारा बेंगलुरु में 1980 में किया गया था। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्यों को भी हम लोग जान लेते हैं। IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया था। यह 1 सेकेंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के थ्योरी के क्लासेज, ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा, ठीक है, वह रहेगा कंप्यूटर की कार्य पद्धति से। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो रहेगा वह कंप्यूटर की कार्य पद्धति से रहेगा। देखेंगे उसमें किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कौन से प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों आज का जो क्लास था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण था आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करके ही जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो भी टॉपिक था वो सारे कंप्यूटर का उद्भव और विकास से लिया गया था। ठीक है, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम लोगों ने उन सारे टॉपिकों पर चर्चा किया और अच्छे से जाना भी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।